दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब एक ही घर के अंदर लोग अलग-अलग राग अलापने लगे, तो फिर उस घर के स्वर जो है ना वो आपस में एक दिशा में जाते हुए कम, खड़खड़ाते हुए ज़्यादा सुनाई देते हैं। और ऐसी तस्वीर अब बीजेपी के साथ हो गई है। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे किया, तब से उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य जो कि मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, अब हम नो कमेंट्स करते हैं। और दूसरी तरफ हम वही बोलेंगे जो हमारे मोदी जी बोलेंगे। और मोदी जी सिर्फ हमारे बॉस नहीं है, मोदी जी सबके बॉस हैं। वो योगी को याद दिला रहे हैं यहाँ पर कि मोदी सबके बॉस हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपनी बात कह रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की लाइन पर वो टिके हुए हैं कि हमें इसी लाइन पर चलना है। अब बटेंगे तो कटेंगे, अब ये बटेंगे तो कटेंगे जो है इसने योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ पर अजित पवार ने काफी दिन पहले भी कहा था, अभी भी लगातार वो कह रहे हैं। उन्होंने बोला है हमारे महाराष्ट्र में नारा नहीं चलेगा। एकनाथ शिंदे भी इसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस को भी लगातार सफाई देनी पड़ रही है कि ये नेगेटिव नारा नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत साफ कह दिया है कि इनका तो नारा ही स्ट्रेट नेगेटिव है। ऐसे लोगों के बारे में क्या बात की जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे में वोट कितना बटेगा जनता का, वो तो बात की बात है। अभी ऐसा लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे, बट गई बीजेपी, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में अब आगे ये बीजेपी के बटने के बाद टुकड़े होने की तस्वीर और सामने दिख रही है या वाकई में बट चुकी है। आइए बात करते हैं अजय जी से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये योगी आदित्यनाथ ने किसको बांट दिया सर, ये किसको बांट रहे थे या क्या अलर्ट कर रहे थे या यहाँ पर इनको जिसे कहते हैं ना खुद ही ये नारा इनके लिए मुसीबत बन गया है या इस नारे से इन्होंने मोदी को ललकार दिया है, क्या कहा जाए। देखिए, योगी जी का जो नैरेटिव था ना, बटेंगे तो कटेंगे, उसके कुछ पलों के बाद, दिन के बाद मोदी जी को यह कहना पड़ा एक हैं तो सेफ हैं। और बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी एक संत हैं जिस पे बहुत रिएक्शन आया कि आप इस तरह काट मार की बात क्यों करते हैं। इस पे भी रिएक्शंस काफी आए थे। इवन अजीत पवार स्ट्रांगली इस पे रिएक्ट किए थे। इंडिया अलायंस की तो बात अलग है क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। फडणवीस को बहुत मुश्किल हुआ और हो रहा है आज की तारीख में सफाई देने में कि इनका कहने का मतलब क्या था। लोगों ने जो इनका मतलब लिया वो ये था हिंदू मुस्लिम, और वोटर्स वहां पर जो सेना के साथ भी थे उनके अंदर भी ये बात आ गई कि ये कोई हिंदुत्व की बात है नहीं। उद्धव जी ने उसको और आग लगा दिया, ये कहकर कि हमारा हिंदुत्व का नारा घर घर में चूल्हा जलाना, चूल्हा जले, लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, ये हमारा हिंदुत्व का मतलब है। वो भी बड़ा सेफ प्ले किया क्योंकि 70% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो पूरी तरह से आज की तारीख में सेना के साथ हो गए हैं, जबकि सेना के अस्तित्व में आने के बाद से ठाकरे जी के टाइम तक वो उससे एकदम कटे रहते थे क्योंकि इनका हिंदुत्व का जो नारा हुआ करता था वो मोरलेस बटेंगे तो कटेंगे वाला ही था। भले ही वो नैरेटिव भले ही ना यूज करते हो, पर राजनीति जो इन्होंने की शिवसेना ने इसी पे किया। और शायद यही एक कारण था कि कांग्रेस के साथ इनका कभी मेल मिलाप नहीं हुआ था पिछले कुछ सालों के पहले। अब तो उनकी मजबूरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर वो शिवसेना के साथ जाते हैं तो उनके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा और उनका जो वोट बैंक है वो सेना के बदौलत महाराष्ट्र में होगा, तो शायद उनके जो थिंक टैंक के लोग थे या उनके जो बुद्धिजीवी लोग हैं पार्टी में, उन्होंने सोचा कि हम अलग से अपना अस्तित्व बनाए महाराष्ट्र में, और उन्होंने खड़ा किया। पर स्थिति वो ना हो पाए क्योंकि शिवसेना गॉट गुड नंबर ऑफ सीट्स। अब क्या सरकार में रहना है तो शिवसेना को बांटो, और हर पार्टी में एक दो ऐसे होते हैं जो तैयार हो जाते हैं अपने फायदे के लिए, जिनको हम अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस मानते हैं। एकनाथ शिंदे जी आ गए इनके साथ, एकनाथ शिंदे जी एक धड़ा लेकर चले गए और यहां तक कि शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल है उनको दे दिया गया। अब उद्धव जी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। पर उद्धव जी ने किया होगा, शायद मुझे जो लगता है देखकर, कि उद्धव जी के पास मुस्लिम वोटर्स तो आ गए, अब हिंदू वोटर्स कहीं ऐसा ना हो कि इनसे कट जाएं, तो उन्होंने योगी जी का ये नारा उठाया, बोला कि हम मराठी हैं, हम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हैं, महाराष्ट्र में
मराठी हो, गुजराती हो। एंटी गुजराती की बात अभी तक उद्धव जी ने नहीं किया है, भले ही पवार गुट करता है या कांग्रेस करता है। उन्होंने सिर्फ एक नारा दिया कि असमिता, मराठी अस्मिता की बात उन्होंने कही, मराठा वार्ड की बात कही, उन्होंने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात की, विकास की बात की, और साथ में यह भी कहा कि मैं हिंदुत्व से हम दूर नहीं हैं। हमारे हिंदुत्व का डेफिनेशन बड़ा क्लियर है कि आम जनता तक वो चीज पहुंचे जिसके लिए हम जीत कर आते हैं और सरकार बनाते हैं। तो ये स्थिति थी। अजीत पवार जी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी और योगी सीधा भिड़ गए हैं, क्योंकि एक सीधी सीधी जबानी जंग तो नहीं हुई है, लेकिन इनके प्यादे भी आपस में भिड़ने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि वो अब ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सिर्फ हमारे नहीं, मतलब सबके ही बॉस है, एक तरह से बात कर रहे हैं वो शब्दों में, और उन्हीं की बात चलेगी। तो अब मोदी की तरफ से इनको रेफरेंस लेके मोदी का, केशव प्रसाद मौर्य को मोदी की बात को ऊपर रखने की कोशिश करनी पड़ रही है मीडिया में। मतलब इससे पता लग रहा है कि मोदी और योगी के बीच में कितना बड़ा टकराव आ चुका है, और इस चुनाव के बाद वो काफी कुछ निपटने वाला है। ये फियर फैक्टर तो वाकई में मुझे लगता है ये फियर फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह प्रवेश कर गया है कि अब आने वाले समय में, जैसा कि खबरों में भी आप देखती होंगी, मैं तो रिपोर्ट्स जब देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं कि मोदी जी रहेंगे या योगी जी आएंगे या गडकरी जी आएंगे, संघ का जो सपोर्ट है, संघ आरएसएस कैटेगोरिकली, महाराष्ट्र की बात हम करें तो वो अजीत पवार के साथ लेने में, जब अजीत पवार को एनडीए में शामिल किया गया था तो संघ ने पूरी तरह से इसका विरोध किया था। पर सरकार बनाने की स्थिति थी और सरकार अगर अजीत नहीं आते तो शायद सरकार बन नहीं पाता, वहां इनकी सरकार बन नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में संघ ने भी सोचा होगा कि छोड़ो, देखते हैं आगे क्या है। पर आज की तारीख तक मेरी जो संघ के लोगों से बात होती है तो वो बहुत खुश नहीं है अजीत पवार के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अजीत पवार आइडियोलॉजिकली डजंट सूट द बीजेपी एनडीए। अब योगी जी की बात करें और मोदी जी की बात करें, दोनों के, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज अगर आप देखें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके हैं। आज योगी जी एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखे जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखे जाते हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री भी का प्रोजेक्शन वही है, जो मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। तो दो पर्सनालिटी, अगर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कुड बी, ये पॉसिबिलिटी है कि इट इज अ पर्सनालिटी क्लैश, या फिर एक डर जो होता है ना, जिसको अगेन फियर फैक्टर कहते हैं, कि ऐसा ना हो कि इनकी तरजीह बढ़ जाए, इनका डिमांड बढ़ जाए और मेरी गद्दी छिन जाए। इसीलिए जब कटोगे तो बटोगे, योगी जी ने कहा, तो मोदी जी को कहना पड़ा हाँ, एक है तो सेफ है, उनको कहना पड़ा ये कहने के लिए कि नहीं, अभी भी पूरी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो दल है, भारतीय जनता पार्टी है या सरकार है, हमारे ही कंट्रोल में है, और महाराष्ट्र में एक ही चेहरा सामने दिखना चाहिए और वो है मोदी जी का। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हर इलेक्शन में एक फेस के तौर पे वो खड़े रहते हैं। तो ये जो कट्टर लाइन है उसको योगी ने उठा लिया इसलिए क्योंकि वो आरएसएस उसको लेके भी चल रही है आगे। तो क्या मोदी आरएसएस के एजेंडे को पूरा नहीं कर रहे थे अभी तक? नहीं, मोदी देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि आरएसएस, क्योंकि जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अध्यक्ष पद को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष के लिए जो नाम सामने हमेशा हर 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद सामने आता है, वो सब तो संघ बैक्ड है। संजय जोशी का नाम आया, गडकरी का नाम आया, ये लोग कहीं ना कहीं से तो सारे लोग स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं संघ के साथ। और बातें यहां तक आती हैं कि दोनों के बीच में एक टकराहट शुरू हो चुका है अध्यक्ष पद को लेकर। मोदी जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, संघ अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तो इससे भी एक नजर तो आता है। या फिर आप देख लें, लोकसभा 2024 में 400 पार का नारा था और 240 पे आप अटक गए। आमतौर पे ये देखा जाता था अटल जी के टाइम से, अगर आप देखें, या जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, निर्माण हुआ, उस समय भी संघ जब संघ जिस जगह पे संघ खड़ा हुआ वहां इनकी जीत हुई है। क्योंकि संघ के साथ एक सबसे बड़ी बात होती थी कि घर घर से लोगों को ले जाकर वो वोट करवाते हैं संघ के लोग। शायद 2024 में ये दिखा नहीं, ऐसे रिपोर्ट्स भी थे कि संघ उस तरह से एक्टिव नहीं था। रीजन क्या थे?
ये अंदर खाने की बात है। लोग बता पाएंगे कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और पार्टी नड्डा जी के कहने के बाद से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आए थे कि हाँ ठीक है, आरएसएस इज अ मदर पार्टी, बट हमारी उनकी जरूरत हमें अब नहीं है। इन अ वे उन्होंने यही कहा था ना, स्टेटमेंट एग्जैक्ट ये नहीं था, पर इसी तरह की बातें कही गई थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि मानता है और है भी कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म उस संघ के द्वारा ही किया गया है, तो कैसे कोई छोड़ देगा? मदर पार्टी, हाउ अ मदर कैन लीव द पार्टी, द सन? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और शायद, पर मजबूरी है कि हमें सरकार भी चलाना है, केंद्र में रहना है। अगर केंद्र में नहीं रहेंगे तो हमारा जो एजेंडा है इतने सालों से, अभी तो अमित शाह अभी तो अपने भाषणों में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी ईद पर वो बांट रहे हैं सिलेंडर और सब कुछ तक कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो आंकड़ा है वो जिसका डर बिठाने की कोशिश भी की जा रही है आरएसएस की तरफ से, वो इनके खिलाफ जा रहा है बीजेपी के, और उसी वजह से, सिर्फ वोट की वजह से? और अगर ऐसा है तो फिर मोदी और अमित शाह की तो कोई विचारधारा ही नहीं हुई ना, उनकी विचारधारा तो सिर्फ वोट हो गई। अब तो ये खुलकर कहते हैं कि विचारधारा अलग है, सरकार चलाना हमें सरकार चलाना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा, एक परिवार है हमारा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। पर तो ये तो डबल गेम खेल रहे हैं ना सर, फिर तो डबल गेम हो गया ये दोनों तरफ से। इलेक्शंस, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इलेक्शंस के दौरान आपको याद होगा 2014 में किस तरह के बयान दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। अयोध्या का मामला क्यों उठा था और उस पर कितने दिनों तक बातें चली थी। ट्रिपल तलाक की बात भी आपको याद ही होगा, क्यों किया गया था वो? क्योंकि बात वक्फ बोर्ड की बात आई थी। पर कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो हम वन साइडेड होकर नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू वोट्स के दावेदार सिर्फ अकेले ये नहीं है। आज की तारीख में वोटर इतना अवेयर हो चुका है कि इस छोटे छोटे मुद्दे, लुभावने चीजों के कारण फिसल के वोट देने चला जाता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। पर पर्टिकुलरली देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स एक चंक में वोट देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा दिया गया है कि अगर नॉन मुस्लिम पार्टी आती है तो उनके जीवन पे, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा। तरह तरह की चीजें उठाई जाएंगी जो उनके एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल कर देगा। ये पॉलिटिक्स है ना। आमतौर पे ना हिंदू ना मुस्लिम, आप किसी भी घर में चले जाइए, मुस्लिम के घर में जो पढ़ा लिखा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। किसी हिंदू के घर चले जाइए, उससे इसे कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां मुस्लिम वोटर, एक तबका एक पार्टी के साथ जुड़ जाता है और दूसरा दूसरे के साथ जुड़ जाता है। इसी का मजा लेते हैं लोग, और इसी का वाकई में मजा लेते हैं। महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, इसके पहले हरियाणा आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, या 2024 का लोकसभा देख लीजिए। जिस तरह के नैरेटिव्स आए थे, वो नैरेटिव्स क्या थे? साफ जाहिर करता है कि एक पार्टी एक चंक को अपने साथ खींचने के लिए तरह तरह की चीजें, लुभावने चीजें देता है। पर धीरे धीरे ये महसूस हो गया, जहां मुस्लिम वोटर्स परसेंटेज ज्यादा है वहां तो आप लूज कर जाएंगे ना। तो वहां आप फ्री सिलेंडर बांट रहे हैं, आप तरह तरह के फ्रीबीज दे रहे हैं जिससे कि कुछ वोटर आ जाए। आज तो वोटर, अब इनका जो आप ये है महिलाओं के लिए है, महाराष्ट्र में है। उसी तरह जैसे झारखंड में है ना, मैया योजना और गोगो दीदी, 2100-2500 कितनी महिलाएं इस बार भीड़ लगाकर वोट देने गई थी फर्स्ट फेज में। लोग कह रहे हैं कि ये फ्रीबीज के कारण गए थे, कि घर में मुश्किल है, पैसे नहीं है, एक फ्री का 2500 रुपया आ रहा है तो क्या हर्ज है। पर वोट किसको दिया कहना मुश्किल है। आप सिर्फ मोबिलाइज कर सकते हैं। वोटर्स के घर जाएगा वो लास्ट मोमेंट पे पोलिंग स्टेशन पे जाकर डिसाइड करता। आप फ्री सिलेंडर दे दीजिए ना अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, वो सिलेंडर लेके घर चले जाएंगे। या मेजॉरिटी को आप हिंदू को दे दीजिए ना, हिंदू परिवार को, वो भी अपना लेके घर चला जाएगा। पर वोट क्या वाकई आपको देगा या नहीं देगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। तो फ्रीबीज हमारे ही दम पे होता है ना। फंड्स कहां से लाते हैं? इतना फंड अगर इन्होंने इस्तेमाल किया तो 1-2%, 2% टैक्स बढ़ा देंगे। आम आदमी परेशान होगा। आम आदमी के पैसे से ही ये वोटर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के अभी सर, मतलब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और मोदी, ये दोनों एक ऐसी मतलब ऐसी तलवार हो गए जो एक म्यान में अब नहीं आ सकती हैं। और यहाँ पर मतलब डिसाइड करना होगा आरएसएस को या बीजेपी में। दो फाड़ बहुत साफ दिख रही हैं। योगी का बढ़ता कद भी एक बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है, क्योंकि योगी को सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की वजह से बड़ी तवज्जो अभी तक मिल रही है।
जो कि बहुत सारे लोगों के लिए नापसंद का कारण हो सकती है। जितनी चॉइस होती है उतना हेट्रेड भी बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर और भी कई बड़े नेता हैं बीजेपी में, जो मोदी के बाद दूसरे मोदी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह की भी परिस्थिति है। अगर मोदी के साथ जो परेशान है वो योगी के साथ उतने खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी कुर्सी है, उस कुर्सी के लिए बड़ी लड़ाई चल रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ये सारी चीज़ें बहुत दिलचस्प है, देखेंगे राजनीति के इस मोड़ में क्या होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।